हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। अभी बोर्ड एग्जाम चालू है, आपके सारे पेपर्स हो गए। अभी एक मेन और डरावना सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है दैट इज बुक कीपिंग। आखिरकार ये बुक कीपिंग बहुत परेशान इसलिए करता है स्टूडेंट्स को क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो ट्राई करते सारे सम्स को पूरा कंप्लीट करने में और उसी में वो फंस जाते। ध्यान रखना, बुक कीपिंग मैथमेटिक्स की तरह एक सब्जेक्ट होता है। अगर आपने स्टेप्स वाइज भी सम सॉल्व कर लिया तो स्टेप्स को भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड सम्स देने वाला हूं। अगर आप उन सम्स को करके जाओगे तो 99% चांसेस है कि आपका जो पेपर आने वाला है वो उसी लाइंस पे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सम्स आएंगे, बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन 3-3, 4-4 सम्स हर एक टॉपिक पे जो मैं बताने वाला हूं अगर आपने कर लिए तो अच्छे से आप इजीली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो सम्स मैं बताने वाला हूं उसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीके का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बाकी बचा 60 मार्क्स प्रैक्टिकल टॉपिक्स में कवर्ड होता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, डिसोल्यूशन, एडमिशन। इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स में वो कवर्ड होता है। तो सबसे पहले अभी इनिशियली हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। सबसे पहले शुरू करूंगा मैं फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। अभी ये 12 मार्क्स का ब्रेकआउट थोड़ा सा देख लेना। 12 मार्क्स में से पोस्टिंग करने के लिए 5.5 मार्क्स होता है, यानी कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट या लायबिलिटीज़ में, वो पहचान के उस फॉर्मेट में लिखने को कितना मार्क्स होता है? 5.5 मार्क्स होता है। एक बार पोस्टिंग खत्म करने के बाद अगर जब आप एडजस्टमेंट पे बढ़ोगे, ध्यान रखना एडजस्टमेंट को 3.5 मार्क्स होता है। अगर मैं इनका टोटल ऐड करूं तो टोटल होता है 9 मार्क्स, और बचे हुए जो 3 मार्क्स है वो खाली क्लोजिंग और टैली को होते हैं। जो आप कहते हो कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको खाली 3 मार्क्स है। बट आप ध्यान रखना, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट अगर आपने ठीक से कर लिया तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 12, विच इज अबव एवरेज। ओके, अभी ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट सम्स बताने वाला हूं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तैयार हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला तो सम नंबर 2 है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 पे करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल अकाउंट्स भी दिया होता है और करंट अकाउंट भी दिया होता है। जो कैपिटल अकाउंट्स दिया होता है वो सीधा सीधा हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं जब हमें करंट अकाउंट वाला सम आता है तब। नेक्स्ट है सम नंबर 3, पेज नंबर 56। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये लेंदी सम है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज़्यादा है, और इसमें एक प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट भी है जहाँ पे आपको दिया है 15 महीने का एक चीज़ प्रीपेड है, इसलिए मैंने ये सम दिया है। नेक्स्ट और लास्ट जो सम है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेंदी एडजस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जब बिजनेस पार्टनर्स को कैपिटल देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाला जो सम है वो सम नंबर 6 है आपके टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 59। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये सम्स ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये 3 सम्स प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैक्सिमम ऑफ गेटिंग 12 आउट ऑफ 12 इज ऑलमोस्ट हाई, क्योंकि इन 3 सम्स में आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो फाइनल अकाउंट्स में है वो कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इससे कोई गलतफहमी में मत रहना कि यही 3 सम्स बोर्ड में आएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, दैट इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी फाइनल अकाउंट्स के जैसे 12 मार्क्स के लिए आता है। ध्यान रखना, इसका भी ब्रेकआउट जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनपीओ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट्स को परेशानी करता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है आखिरकार पोस्टिंग कैसे करनी है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हाई है। ध्यान रखना, पोस्टिंग के लिए एनपीओ में 5.5 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने पोस्टिंग भी अच्छे से कर ली एनपीओ की तो आपको 5.5 मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान रखना, एनपीओ में सबसे डिफिकल्ट चीज़ कोई होती है तो वो पोस्टिंग ही होती है, क्योंकि एक ही शब्द आपको 3-3, 4-4 बार नजर आता है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को 4 मार्क्स होते हैं, 5.5 और 4 9.5 मार्क्स हो गए, और खाली क्लोजिंग और बैलेंस शीट टैली के लिए आपको 2.5 मार्क्स होते हैं। तो ध्यान रखना, आपका मेन एम होना चाहिए कि आप पोस्टिंग और एडजस्टमेंट ढंग से कर रहे हो, तभी आपका क्लोजिंग टैली होगा, यानी कि जो बैलेंस शीट होगा
वो तभी टैली होता है जब आपके पोस्टिंग और एडजस्टमेंट राइट है। तो आप कोई भी सम करोगे तो ध्यान रखना ये पहले 5.5 और 4 मार्क्स आप इंश्योर कर रहे हो, यानी कि ठीक कर रहे हो। ओके, अभी एनपीओ के में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट सम्स देने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उसी से रिलेटेड या फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। पहला है सॉल्व सम नंबर 18, जो है पेज नंबर 108 में। ये सम देने का पीछे का मोटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बॉक्स में दिया है उसमें 3 चीज़ें दी है, या एक तो ओपनिंग की फिगर, दूसरी है क्लोजिंग की फिगर, और थर्ड जो फिगर है वो रिसीट एंड पेमेंट में दी है। तो ध्यान रखना ये जो सम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व सम है, प्लीज आप देख के एक बार सॉल्व करके चले जाना। नेक्स्ट है सम नंबर 6, जो पेज नंबर 117 पे है। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ध्यान रखना स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ऐसे सम आने का भी चांसेस है। ध्यान रखना ये सम अनसॉल्व है, पेज नंबर 117 पे ये सम दिया हुआ है। तो मैं जितने भी सम्स आपको बोल रहा हूँ वो आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना, बोर्ड पेपर इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा। नेक्स्ट जो सम है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सम नंबर 13, पेज नंबर 122। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में उल्टा सम दिया है, क्वेश्चन उल्टा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट उन्होंने पहले दी है, उसके बाद उन्होंने रिसीट पेमेंट दिया है। तो ध्यान रखना ये सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सम आप प्लीज करके जाना, तभी आप बोर्ड एग्जाम में एनपीओ हैंडल कर पाओगे। ओके, अभी फाइनल अकाउंट्स हुआ, उसके बाद एनपीओ हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहले 10 मार्क्स का ब्रेकआउट समझ लो। पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग करने के लिए आपको 4.5 मार्क्स मिलेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और क्लोजिंग और टैली करने को आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि पोस्टिंग और एडजस्टमेंट आपका सही हो रहा है, ताकि आपको मोर देन हाफ मार्क्स इजीली मिल रहे। अभी ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर के मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सम्स बताने जा रहा हूँ। अगर प्लीज़ आप ये सम्स प्रैक्टिस करके चले जाना, ताकि आपका बोर्ड पेपर इजी चला जाएगा। पहला तो सम है सम नंबर 1, पेज नंबर 161 पे। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सम को सिलेक्ट किया है, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ जाए। नेक्स्ट सम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, दैट इज सम नंबर 2, पेज नंबर 161 पे। ये इसलिए दिया है क्योंकि एडमिशन के इसमें जर्नल एंट्रीज करने बोले। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे लेजर, यानी कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गलती से अगर जर्नल एंट्रीज पूछ लिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज सम नंबर 2 जो पेज नंबर 161 पे दिया है वो देख के चले जाना, क्योंकि उसमें जर्नल एंट्रीज दी है। ध्यान रखना, जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे किसी भी एडमिशन के सम पे, सबसे पहले आपको कैपिटल का जर्नल एंट्री करना होता है, उसके बाद गुडविल के 1 या 2 एंट्रीज, उसके बाद रिवैल्यूएशन की डेबिट की एंट्रीज, उसके बाद रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्रीज आया तो ध्यान रखना वो सम बहुत इजी रहेगा। ध्यान रखना, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जर्नल एंट्रीज रिलेटेड सवाल आ गया तो पैनिक मत करना। ध्यान देना, अगर जब भी एडमिशन में जर्नल का सम आता है वो हमेशा इजी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सम नंबर 7, पेज नंबर 164 पे। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये इकलौता ऐसा सम है टेक्स्ट बुक में जहां पे न्यू रेशियो उन्होंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया है। मैं इसलिए ये इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, जब कोई एडमिशन के सम में न्यू रेशियो हम निकालते हैं, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम होता है। आई रिपीट, जब न्यू रेशियो सम में हम निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम होता है, बट इस सम में न्यू रेशियो उन्होंने दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो चेंज होगा। प्लीज ध्यान रखना, गलती ये मत कर देना कि जो ओल्ड रेशियो वही आप सैक्रिफाइस रेशियो पे लिख रहे हो। अगर उन्होंने न्यू रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड सम है, दैट इज सम नंबर 8, पेज नंबर 147 पे। मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये इकलौता ऐसा सम है जहां पे गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ध्यान देना, ये इकलौता ऐसा सम है जहां पे गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है।
ध्यान देना, मैं एक बार बोल देता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। गुडविल एक एसेट है, गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो गुडविल में ऐड होगा और उसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में जाएगा। बट अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है यानी कि रिडक्शन होता है तो गुडविल से माइनस होगा और उसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है इसी रिलेटेड आपका बोर्ड में सम आ जाए। अभी नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है आफ्टर एडमिशन, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन पे एक नया पार्टनर एडमिट होता है, वेराज डेथ में एक पार्टनर अनफॉर्चुनेटली डेथ की वजह से एडमिशन बिजनेस से बाहर चला जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर ध्यान रखना आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। 8 मार्क्स का पहले मैं आपको ब्रेकआउट बता दूं। पोस्टिंग के लिए आपको 3 मार्क्स होते हैं, एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और प्रॉफिट के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे और क्लोजिंग के लिए 3 मार्क्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसमें आप पोस्टिंग ठीक से कर रहे हो और ये जो गुडविल और प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो भी आसान होता है, वो उसको 2 मार्क्स है। तो आपको अगर डेथ ऑफ पार्टनर्स में उन्होंने बोला है गुडविल का और कैलकुलेशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन शो करने को, तो आपको उसी सम के नीचे वो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर्स की पोस्टिंग 99% सेम ही होती है। ठीक है, जैसे आप एडमिशन में पोस्टिंग करते हो सिमिलरली आपको डेथ ऑफ पार्टनर्स में भी पोस्टिंग करनी है। अभी डेथ रिलेटेड में कुछ आपको इंपॉर्टेंट सम्स बता रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहला है सम नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 202 पे दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये एक नॉर्मल सम है, प्लेन सम है। ऐसे सम्स डेथ ऑफ पार्टनर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भले ये प्लेन सम है बट आप ये करके जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम है दैट इज सम नंबर 2 जो दिया है पेज नंबर 202 पे, दैट इज डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट। अक्सर क्या होता है डेथ ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए कभी कभार ऐसे बोला जा सकता है कि जो पार्टनर मर रहा है या जो डिसीज्ड पार्टनर है खाली उसी का अकाउंट आपको बना के शो करना है। ये ऐसा सम 2024 और 2022 के पेपर में आया हुआ है जहां पे आपको खाली एक ही पार्टनर का, जो पार्टनर मर रहा है उसी का अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये सम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा लेंदी भी है बट अच्छा सम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सम आपको करके जाना है दैट इज सम नंबर 3 पेज नंबर 193 पे। ये है पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है जिसमें इन्वेस्टमेंट बेच वगैरह रहे, तो इसमें कैश और बैंक अकाउंट भी बनता है अलग से सेपरेटली। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप ये तीनों सम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी सम आए तो आप इजीली टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स का। ध्यान रखना इसमें प्योर जर्नल एंट्री आती है, ये 8 मार्क्स आपको दे पाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट जो लास्ट 5-6 साल से आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। यानी कि एक ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है जो सारे पैसे तो दे रहा है बट फाइनल कॉल या लास्ट 2 कॉल के पैसे नहीं दे रहा है। इन ऑल 3 केसेस, यानी कि ऊपर के जो 2-3 एंट्रीज होते हैं उसमें तीनों केसेस में सबसे ज्यादा हाई चांसेस अगर किसी केस का आने का है दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि लास्ट 2 साल में अंडर सब्सक्रिप्शन प्लस 4 फीचर वाले सम आए हैं। ऐसा हो सकता है कि इस बार वो लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का रिफंड वाला कॉन्सेप्ट भी दे दे या ओवर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रो रेटा वाला कॉन्सेप्ट भी दे दे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को सेपरेटली कवर कर लेना। उसके बाद इन 3 कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप 4 फीचर दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल प्लस 4 फीचर ये वाला कॉन्सेप्ट भी करके जाना। प्लस मैं एक बार बता दूं कि ये जो री इशू वाला कॉन्सेप्ट है ये 50% चांस है, क्योंकि लास्ट 3-4 साल में री इशू वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है। और रही बात इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट आने का सवाल, बैलेंस शीट लास्ट 7 या 8 साल के पेपर में कभी भी बैलेंस शीट आया नहीं गया है, तो बैलेंस शीट आने का चांस बहुत कम है। अगर आ भी गया तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको लायबिलिटी में लिखना है, शेयर प्रीमियम लायबिलिटी में लिखना है अगर रहेगा तो, और बैंक की जितनी भी डेबिट साइड की टोटल रहेगी वो सबको आपको एसेट साइड में लिख के बैलेंस शीट बना के क्लोज करना है। बट मेरा मानना यह है कि बैलेंस शीट वाला सम 99.99% नहीं आएगा। आपको बस 4 फीचर वाला सम करके जाना है, दैट टू 3 केसेस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन
और ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा बेसिस वाला, ये सब आपको करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बीके के पेपर में आता है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत ईजी चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को अकाउंट्स में कुछ नहीं आ रहा है तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप डिसोल्यूशन से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। डिसोल्यूशन आपके पेपर में 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का पहले मैं ब्रेकआउट बता देता हूँ। पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग को 4 मार्क्स रहता है। इसका पोस्टिंग बहुत आसान है। जो बैलेंस शीट में चीज़ें दी है एसेट में, वो आपको रियलाइजेशन के डेबिट में डालनी है, और जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में चीज़ें होती है वो आपको रियलाइजेशन की क्रेडिट में डालनी है। पार्टनर्स की जो भी कैपिटल दी होती है वो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में डालती है। अगर कोई रिजर्व या फंड है तो वो उस रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोस्टिंग को 4 मार्क्स होते हैं, एडजस्टमेंट को 3 मार्क्स होते हैं और क्लोज करने को 3 मार्क्स होते हैं। इसका टोटल कर लो तो 10 मार्क्स होते हैं। ध्यान रखना, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन की बहुत आसान होती है। तो अगर आपको क्लोजिंग भी नहीं जम रहा है तो आप इजीली इस टॉपिक में 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्स बताने जा रहा हूं जो अगर आप प्रैक्टिस करके चले गए तो आपका बोर्ड में जो डिसोल्यूशन का सम आने वाला है वो इजीली चला जाएगा। चलो देखते कौन से वो सम्स। पहला सम है सम नंबर 1 पेज नंबर 244 पे। ये जनरल सम है, ये प्लेन सम है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बट डिसोल्यूशन का जितने भी मैंने पेपर एनालिसिस किए हैं, मैक्सिमम सम जो आए वो बहुत ही इजी लेवल के आते हैं। नेक्स्ट सम जो है दैट इज सम नंबर 4 पेज नंबर 245। ये सम सिलेक्ट करने का मोटिव ये है क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज करने बोला है डिसोल्यूशन की। अभी ध्यान रखना, लास्ट 5 या 6 साल में जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन ये टॉपिक कभी भी आया नहीं है। मैक्सिमम डिसोल्यूशन में आपको अकाउंट्स यानी कि लेजर अकाउंट्स ही बनाने बोलते हैं, दैट इज रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बट 1% चांसेस है कि जर्नल एंट्रीज आ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सम बता दिया है दैट इज सम नंबर 4 पेज नंबर 245। अगर ये आप करके चले जाओगे तो आपको डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज भी आ जाएगा। नेक्स्ट है सम नंबर 8 जो पेज नंबर 248 पे दिया हुआ है दैट इज सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। जब एक पार्टनर बिजनेस में कंगाल हो रहा है तो उसकी जो लायबिलिटी है, जो बचे हुए 2 पार्टनर है वो लोग कवर कर लेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना यह है कि डबल पार्टनर इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है। मैंने यहाँ लिख के रखा है वैसा सम आने का, यानी कि जहाँ पे सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, उसका आने का चांसेस केवल 30% है। बट 70% चांस है कि डिसोल्यूशन में प्लेन सम आएगा या तो मैक्सिमम डिफिकल्टी कुछ आ सकती है दैट इज सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, क्योंकि लास्ट 7 साल में यही सम आ रहा है, या तो प्लेन सम या तो सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी ध्यान देना, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट सम करो ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिस्काउंटिंग हो गया, बैंक फॉर कलेक्शन हो गया, एंडोर्समेंट हो गया। तो जिसका जर्नल एंट्री स्ट्रांग है या एवरेज है वही बिल ऑफ एक्सचेंज को अटेम्प्ट करना। बट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में आ गया आपको डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट के, तो आप प्लीज़ रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन को सिलेक्ट करना अगर आपका जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है तो। बट अगर आपका जर्नल एंट्री एवरेज या अबव एवरेज है तो प्लीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से करना, क्योंकि उसमें बहुत चांस है कि आपको 10 में से 10 मार्क्स इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दे दी। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी सम्स मैंने आपको बता दिए वो खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला है कि यही सम्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये सम्स आप प्रैक्टिस करके चले जाना अच्छे से, तब आपका बोर्ड एग्जाम में जितने भी सम्स आएंगे वो आप इजीली टैकल कर पाओगे। और अगर इन सम्स की जितने मैंने बोले हैं अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो जितने भी सम्स मैंने अभी आपको बोले कि ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करके जाना, अगर आपने ये कर लिए तो इजीली आपको 65+ मार्क्स मिल जाएंगे बुक कीपिंग में। थैंक यू।